नमस्कार, मैं हूं स्नेहलता शुक्ला। वक्त है दोपहर का। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। निकाय चुनाव को लेकर के भाजपा की बड़ी तैयारी। 17 नगर निगमों में भाजपा सम्मेलन करेगी। 7 से 9 अप्रैल के बीच केंद्र और राज्य सरकार के मंत्री ये सम्मेलन करेंगे। हर नगर निगम में 4 सामाजिक सम्मेलन होने हैं। 17 नगर निगमों में 68 सामाजिक सम्मेलन का कार्यक्रम। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, भूपेंद्र यादव, बीएल वर्मा, एसपी सिंह बघेल, भानु प्रताप वर्मा इसमें शामिल होंगे। यूपी के दोनों डिप्टी सीएम, सरकार के कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री भी अलग अलग निगम में सम्मेलन में शामिल होने वाले हैं। प्रबुद्ध जनों के साथ साथ दलित ओबीसी वोट बैंक को साधने के लिए बीजेपी की बड़ी तैयारी। तो बीजेपी की रणनीति सामने आ रही है। सम्मेलन किया जाएगा। हर एक निगम पर मंत्रियों के ऊपर यह जिम्मेदारी दी गई है। ज्यादा डिटेल के साथ हमारे सहयोगी अनुभव फोन लाइन पर मौजूद हैं। अनुभव, जरा समझाएं कि कब इस सम्मेलन की रूपरेखा तो सामने आ गई है, इसे लेकर के कितने बड़े स्तर पर तैयारी चल रही है? देखिए, बिल्कुल है। तो उत्तर प्रदेश में जो स्थानीय निकाय के चुनाव जो है उसी पर सभी सियासी दलों ने फोकस किया हुआ है। और अगर सत्ताधारी बीजेपी की बात करें तो इसमें तो अलग रणनीति तैयार कर ली है। खासतौर पर जो 17 नगर निगम है उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर अब ये तैयारी है कि हर एक नगर निगम में 4 सम्मेलन होंगे। यानी जो लाभार्थी हैं उनके साथ एक सम्मेलन होगा, जो युवा है उनके साथ एक सम्मेलन होगा, युवा मोर्चा की जिम्मेदारी है, जो पिछड़ा समाज है उनके साथ एक सम्मेलन होगा, पिछड़ा वर्ग मोर्चा की जिम्मेदारी होगी। और इसी तरह से जो अल्पसंख्यक मोर्चा, महिला मोर्चा, वो भी वहाँ पर सम्मेलन करेंगे। इसमें जो केंद्र सरकार में मंत्री हैं वो लोग आएंगे, उस सम्मेलन में शामिल होंगे, केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को बताएंगे और ये बताएंगे कि अगर निकाय चुनाव में बीजेपी जीतेगी तो कैसे उस निकाय का, उस नगर निगम का विकास होगा। बीजेपी ने कहा है कि ट्रिपल इंजन की कोई सरकार नगरों में यानी शहरों में बनेगी। अब जो दोनों डिप्टी सीएम है वो भी जाएंगे अलग अलग जगह और वो भी सम्मेलन में शामिल होंगे। यूपी सरकार में कोई 52 मंत्री है, वो अलग अलग जगहों पर सब लोग जाएंगे। यानी पूरा फोकस बीजेपी ने कर दिया है निकाय चुनाव पर। तो पूरी टीम बीजेपी की जो है वो अब इस निकाय चुनाव में जुट गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी यूपी के दौरे पर आ रहे हैं 7 अप्रैल को। तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि उसके पीछे भी कार्यक्रम यही है, निकाय चुनाव पर फोकस है। और बीजेपी का जो स्थापना दिवस है वो 6 तारीख को होता है। तो सामाजिक समरसता सप्ताह की भी शुरुआत हो रही है। यानी पूरा फोकस यही है कि कैसे अब निकाय चुनाव में जो 17 नगर निगम है, 199 जो नगर पालिकाएं हैं और 544 जो नगर पंचायत हैं, वहाँ ज्यादा से ज्यादा सीटें जीती जाए। बिल्कुल। देखिए अनुभव, कमल का फूल चुनाव लड़ता है, हमेशा से ये कहा जाता है। जैसे ही आरक्षण की सूची आती है, अब ये रणनीति साफ तौर पे दिखाई जा रही है। अब आने वाले वक्त में फुल फ्लेज तैयारी के साथ ग्राउंड पर उतरने की पूरी कमर कस चुकी है बीजेपी। शुक्रिया अनुभव जानकारी के लिए। और निकाय चुनाव की तैयारी को लेकर बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। उधर भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का दावा है कि पार्टी की तैयारी पूरी है। चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा, इसके साथ ही प्रत्याशी की घोषणा कर दी जाएगी। तो बीएसपी ने भी बड़ी तैयारी बैठक आज बुलाई है और उनकी भी तैयारी है कि कैसे निकाय चुनाव में ज्यादा सीटें जीती जाएं। क्या चैलेंज बीजेपी के लिए होगा? नहीं, बहुजन समाज पार्टी प्रदेश की बड़ी पार्टी है और बहन जी उत्तर प्रदेश की 4 बार राज्य की मुख्यमंत्री रही और एक बार तो पूर्ण बहुमत की सरकार उन्होंने चलाई 5 साल तक। तो वो उन्हें अपनी बात जनता के बीचों में रखकर अपने विचार के आधार पर अपनी पार्टी के लिए जन समर्थन मांगना, लोगों से अपील करना उन्हें अधिकार है। बाकी जनता को निर्णय करना है। हमारी चुनौती ये है कि हम पिछली बार से बेहतर करने के संकल्प के साथ जनता के बीच में जाएंगे। बीजेपी अपने कैंडिडेट कब तक तय करेगी निकाय चुनाव के लिए, क्योंकि कहा जा रहा है कि 9 या 10 तारीख तक चुनाव घोषित हो सकते हैं? अभी आरक्षण की अंतिम प्रकाशन हुआ है, आरक्षण की अधिसूचना जारी हुई है। 1 सप्ताह या 6 दिन का इसमें आपत्ति का समय होगा और उसके बाद विभाग को इसमें अंतिम आरक्षण की सूची फाइनल करके जारी करनी है। उसके बाद आयोग को फिर चुनाव की अधिसूचना लगानी है। हमारी पूरी तैयारी है। हमारा जो नीचे का सिस्टम है वो वार्डों के प्रत्याशी, नगर पालिकाओं के प्रत्याशी, नगर पंचायतों के प्रत्याशी, मेयर के, सब पर हमारी टीम होमवर्क कर रही है। और हमारे यहाँ प्रत्याशी चयन की एक प्रक्रिया है और प्रक्रिया में नीचे से होते हुए नाम ऊपर आते हैं। तो यहाँ मुख्यालय पे बहुत काम नहीं है जी। हमारे यहाँ एक संगठन की व्यवस्था और व्यवस्था के आधार पर निर्णय करने की प्रक्रिया है, उसी का पालन करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे और बहुत जल्दी समय रहते हुए हम वार्डों के भी, चेयरमैनों के भी और मेयर के प्रत्याशी घोषित करेंगे। ये
दलित वोट बैंक को साधने में अब समाजवादी पार्टी भी जुट गई है। अखिलेश यादव कल रायबरेली जाएंगे, कांशीराम की मूर्ति का अनावरण करेंगे, स्वामी प्रसाद मौर्य पूरा कार्यक्रम करा रहे हैं। समाजवादी पार्टी का चरित्र जग जाहिर है, लोग भूले नहीं जो मायावती जी के साथ घटनाएं हुई हैं। किस प्रकार से समाजवादी पार्टी के लोगों ने प्रमोशन में आरक्षण का बिल फाड़ा था, संसद में आपको जानकारी है। तो ये चुनावी प्रेम है और चुनावी प्रेम को समाज के सब वर्गों के लोग, सब लोग जानते हैं और समाजवादी पार्टी के चरित्र को भी जानते हैं। तो ये आपने सुना क्या कहना बीजेपी प्रदेश भूपेंद्र चौधरी का, साफ तौर पर कह रहे हैं कि बीजेपी निकाय चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। नीचे के स्तर पर जो कैंडिडेट सिलेक्शन का प्रोसेस होता है वो प्रक्रिया भी शुरू होगी और जैसे ही चुनाव की तारीखें घोषित होगी उसके तुरंत बाद बीजेपी अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर देगी। कैमरा से जितेन के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। बड़ी खबर मिल रही है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आगरा नगर निगम पहुंचे हैं। जन प्रतिनिधियों ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का स्वागत किया है। केशव प्रसाद मौर्य बीडीपी बीडीओ और ब्लॉक प्रमुख का जो सम्मेलन है उसमें शामिल होंगे। आगरा में मीटिंग खत्म होने के बाद वो मेरठ के लिए रवाना हो जाएंगे। देखिए डिप्टी सीएम की तस्वीरें सामने आई हैं, ये आगरा की तस्वीरें हैं और आगरा के बाद वो सीधे मेरठ के लिए रवाना हो जाएंगे। आगरा नगर निगम पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, वहां उनका स्वागत किया गया। बड़ी खबर मिल रही है। लखनऊ में बसपा मुख्यालय पर मायावती पार्टी नेताओं के साथ बैठक कर रही हैं। बैठक में बसपा के सभी प्रदेश पदाधिकारी मौजूद हैं। सभी 75 जिलों के जिला अध्यक्ष मौजूद हैं। बैठक में निकाय चुनाव की जमीनी तैयारी की समीक्षा की जा रही है। इसके साथ ही आगामी चुनाव को लेकर पार्टी पदाधिकारियों को मायावती जरूरी निर्देश दे रही हैं, जिम्मेदारियां सौंपेंगी वो। तो आज ये अहम तस्वीर है जहां इस बैठक में आरक्षण का चार्ट आने के बाद नए सिरे से रणनीति की तैयारी और शुरुआत हो चुकी है। बसपा खेमे की ये तस्वीरें हैं जहां तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। अभी भी ये बैठक चल रही है। इस बैठक में मायावती 11 बजे ठीक पहुंच करके दफ्तर शामिल हो गई हैं। अब निकाय चुनाव की रणनीति पर मंथन। तो देख सकते हैं आप ये दो तस्वीरें, ये लखनऊ से हैं। मायावती ये बड़ी बैठक ले रही हैं निकाय चुनाव को लेकर के। 24 की रणनीति को लेकर के भी मंथन कर सकती हैं। हर एक जिले से संबंधित अधिकारियों को, जिम्मेदार लोगों को बुलाया गया है, पदाधिकारियों को बुलाया गया है और अब यहां से मान करके चल रहे हैं कि निकाय चुनाव को फोकस में रखकर इस बैठक में रणनीति तैयार की जा रही है। किस तरीके से कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हो, 24 की रणनीति कैसे तैयार की जाए। तो निकाय चुनाव पर आज हुई बसपा प्रमुख मायावती की बैठक के बाद बसपा एमएलए उमाशंकर सिंह ने हमारे संवाददाता से खास बातचीत की। उन्होंने क्या कहा, सुनिए आप। बहुजन समाज पार्टी की आज बड़ी बैठक हुई है। हमारे साथ विधायक उमाशंकर सिंह जी हैं। सर, आज की बैठक में क्या मुख्य बिंदु चर्चा की गई? देखिए, ये तय हुआ है कि इस बार के चुनाव को बहुजन समाज पार्टी नगर निकाय के चुनाव बहुत मजबूती से लड़ेगी और इसके लिए ये माननीय बहन जी ने ये तय किया कि हमारे अन्य माने वरिष्ठ पदाधिकारियों को और वर्करों को जो अन्य प्रोग्राम दिए गए थे बूथ स्तर पे काम करने के लिए, सेक्टर स्तर पे वो संगठन तैयार करने के लिए, तो इन सारे कामों को तब तक स्थगित कर दिया गया है जब तक नगर निकाय का चुनाव संपन्न नहीं हो जाता। यानी हम सारा फोकस नगर निकाय के चुनाव पे करने जा रहे हैं। पिछले निकाय चुनाव में 2 सीटें मिली थी, यानी सत्ताधारी पार्टी के बाद सबसे बड़ा दल जो था बसपा थी। अब की बार का लक्ष्य क्या है? इस बार और बेहतर करने जा रहे हैं, उससे भी बेहतर करने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि इस बार कहीं हो न हो सत्ताधारी पीछे हो जाए और हम आगे आ जाएं। तो अकेले चुनाव लड़ेंगे, कोई गठबंधन? बिल्कुल बिल्कुल अकेले चुनाव लड़ेंगे और अपने दम पे लड़ेंगे, ताकि हमारी बहुजन समाज पार्टी के साथ एक मिशन भी है और अन्य दलों के आइडियोलॉजी में और हमारे में बड़ा फर्क है। इसलिए हम किसी के साथ गठबंधन नहीं कर पाते हैं। गठबंधन करने का नतीजा होगा कि फिर मुझे उनके हिसाब से काम करना पड़ेगा, जो बहुजन समाज पार्टी नहीं कर सकती है। निकाय चुनाव के लिए अच्छी तरह से तैयारी कर रही है, मजबूती से तैयारी कर रही है और पिछली बार से ज़्यादा बेहतर परिणाम इस बार आएगा। कैमरा से प्रमोद के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मशहूर क्रिकेटर सलीम दुर्रानी के निधन पर शोक जताया है। 88 साल की उम्र में सलीम दुर्रानी का निधन हो गया। इसके बाद पीएम मोदी ने उनकी कुछ तस्वीरों को साझा करते हुए अपने ट्वीट में लिखा है, सलीम दुर्रानी जी महान क्रिकेटर थे, अपने आप में एक संस्थान थे। उन्होंने विश्व क्रिकेट के
में भारत के उत्थान में अहम योगदान दिया। मैदान के भीतर और बाहर वो अपनी शैली के लिए जाने जाते थे। उनके निधन से दुखी हूं। परिवार और मित्रों को सांत्वना, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। गुजरात के साथ दुर्रानी के करीबी और मजबूत संबंधों का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि उन्होंने कई साल गुजरात सौराष्ट्र के लिए खेला, प्रदेश में अपना घर भी बनाया। मुझे उनसे बात करने का मौका मिला। उनकी बहुमुखी प्रतिभा से काफी प्रभावित रहा। उनकी कमी निश्चित तौर पर खलेगी। पीएम मोदी ने 2004 की यादों को ताजा करते हुए लिखा, जनवरी 2004 में जामनगर में एक कार्यक्रम के दौरान मुलाकात हुई। उस प्रोग्राम की कुछ यादें भी साझा कर रहा हूं। दुर्रानी अपने छोटे भाई जहांगीर दुर्रानी के साथ जामनगर में रहते थे। तो देखिए, इस तस्वीर को शेयर किया है। इसी पिक्चर को ट्वीट करके पीएम ने अपनी यादों को साझा किया है कि किस तरीके से उनकी मुलाकात हुई थी दुर्रानी से और किस तरीके से उनका कनेक्शन गुजरात से था, कैसे वहां के लिए खेले और वहीं पर रहा करते थे अपने भाई के साथ घर बना करके। इन तस्वीरों के साथ उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है प्रधानमंत्री ने और अपने ट्वीट में अपनी यादों को भी साझा किया है। मुलाकात की यादों को, तस्वीरों को साझा किया है जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके साथ ही गुजरात कनेक्शन का जिक्र किया है कि कैसे वो सौराष्ट्र के लिए खेले। प्रदेश का जो संबंध रहा है वो उनसे बहुत मजबूत और गहरा रहा है, उसका भी जिक्र किया प्रधानमंत्री ने। 2004 के जामनगर की तस्वीर है जो आप देख सकते हैं। उधर प्रयागराज पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव पर पलटवार करते हुए कहा, उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी सपा के ही पोषित पल्लवित माफिया हैं। माफिया और अपराधियों को शेल्टर देने का काम समाजवादी पार्टी करती चली आई। ये बड़ा आरोप लगा है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने। जहां उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए। समाजवादी पार्टी से पूछिए कि उनके द्वारा ही पोषित पल्लवित ये माफिया हैं। मैं इसको अच्छा नहीं मानता हूं। प्रदेश की जनता देख रही है किस ढंग से माफियाओं को शेल्टर देने का काम सपा के लोग करते हैं। सपा को क्या ये अच्छा लगता है कि अपराधियों को शेल्टर दे? वो प्रदेश की जनता अच्छी तरह देख रही है। अच्छा, निकाय चुनाव है, आप यहाँ पर आए हैं, पार्टी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं, नेताओं को भी आपने एक तरह से मोटिवेट किया है, तो किस तरह निकाय चुनाव रहने वाला है? स्थानीय निकाय चुनाव की पार्टी पूरी तरह से तैयार है और आप देखेंगे जब परिणाम आएगा बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीतेगी और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी के जन समर्थन लगातार बढ़ रहा है। कहा जा रहा है कि ये 2024 का एक तरह से 2024 में तो हम जीतेंगे, ये जीतेंगे। आप देखिएगा 2014 वाला परिणाम पुनः दोहराएंगे। बुलंदशहर से खबर है, केमिकल फैक्ट्री में धमाके में संचालक राजकुमार की गिरफ्तारी हुई है। आरोपी राजकुमार का साथी प्रशांत और भाई प्रमोद भी गिरफ्तार हुआ है। राजकुमार से पुलिस की टीम पूछताछ कर रही है। केमिकल से पेंट बनाने का काम करता था राजकुमार। ब्लास्ट में 5 लोगों की मौत, महिला अभी भी गायब है। बड़ी खबर, बुलंदशहर में केमिकल फैक्ट्री में धमाका और इस मामले में संचालक की गिरफ्तारी की खबर है। आरोपी राजकुमार का साथी प्रशांत प्रमोद भी गिरफ्तार है। राजकुमार से पुलिस की टीम पूछताछ कर रही है। आपको बताएं, केमिकल से पेंट बनाने का काम करता था राजकुमार। खेत के बीचों बीच घर में ब्लास्ट की तस्वीरें सामने आई थी और इस मामले में जांच आगे बढ़ी तो गिरफ्तारी हुई है। हमारे सहयोगी अनुभव बुलंदशहर से मौजूद है फोन लाइन पर। अनुभव, जरा समझाएं कि कौन है ये राजकुमार, किस तरीके से खेत के बीचों बीच केमिकल से पेंट बनाने की फैक्ट्री संचालित कर रहा था, इसकी डिटेल्स क्या हैं? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि जो राजकुमार है ये केमिकल सप्लायर है और इसको बता दूं कि ये बुलंदशहर कोतवाली नगर क्षेत्र में खेतों के बीचों बीच ये जो केमिकल फैक्ट्री है इसमें पेंट बनाने का काम कर रहा था। और साथ ही आपको बता दूं कि इसका कहना है कि फिलहाल पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया। साथ ही इसके भाई प्रमोद और इसके जो साथी है प्रशांत, उसको भी गिरफ्तार कर लिया है। और आपको बता दें कि पुलिस के मुताबिक ये जो केमिकल है उससे पेंट बनाता था और वहाँ पे जो केमिकल था वो काफी ज्वलनशील था और इसकी जो भैया, इसकी जो भाभी है वो भी वहाँ पर रहा करती थी और कहीं ना कहीं वो कभी कभी खाना या चाय वगैरह बनाने का काम भी कर लिया करती थी। तो आशंका जताई जा रही है कि कहीं कुछ ऐसा हुआ है कि जिससे केमिकल ने आग पकड़ी और उससे पूरा ये ब्लास्ट हुआ। तो फिलहाल पुलिस अब गहनता से तीनों से लगातार पूछताछ कर रही है, आरोपी गिरफ्तार कर लिया। लेकिन देखिए, मैं आपको बिल्कुल बता दूं कि यहाँ एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जिस ब्लास्ट में, इतने बड़े ब्लास्ट में 5 लोगों की अब तक जान चली गई, एक बच्चा भी उसमें शामिल है,
लेकिन जिस चौकी क्षेत्र में अब तक ये केमिकल फैक्ट्री चल रही थी सुनसान जगह पे, आखिर उन चौकी क्षेत्र के जो पुलिसकर्मी हैं जिनकी जिम्मेदारी थी हर छोटी बड़ी चीज की जानकारी होने की, आखिर उनको इस चीज की जानकारी कैसे नहीं हुई? अब तक इन लापरवाह जो पुलिसकर्मी हैं जिन्होंने अपनी ड्यूटी को पूरा नहीं किया, अगर काश उनको पहले से पता होता तो शायद हो सकता था कि ये बताएं कब से चल रही थी ये फैक्ट्री राजकुमार की? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि काफी लंबे समय से ये फैक्ट्री चलाई जा रही थी और ये किराए पर राजकुमार ने, सतीश नाम का व्यक्ति है जिसका मकान था, वो ले रखा था और यहाँ पर अवैध रूप से चलाई जा रही थी। तो आपको बता दें कि अब देखने वाली बात ये होगी कि राजकुमार मुख्य आरोपी को तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन जो लापरवाह पुलिसकर्मी है कब तक उन पर कार्रवाई होती है ये और देखने वाली बात होगी। अनुभव, 5 लोगों की जान तो जा चुकी है, देखना ये होगा कि प्रशासन की नींद खुलती है कि नहीं इतने बड़े धमाके के बाद से, ताकि इस तरीके के अवैध फैक्ट्री का भांडाफोड़ हो सके, रोका जा सके। शुक्रिया जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, मेरठ से खबर है। गिरफ्तार अतीक के बहनोई अखलाक पर बड़ा खुलासा हुआ है। जेल में बंद अतीक से अखलाक की कई बार बात हुई थी। उमेश हत्याकांड से पहले और बाद में भी कई बार बात हुई थी। आरोपी असद और परिवार के अन्य लोगों के संपर्क में था डॉक्टर अखलाक। हत्याकांड के बाद नौचंदी के भवानी नगर में रुके थे शूटर्स। डॉक्टर अखलाक के भवानी नगर स्थित घर पर ही शूटर्स रुके थे, ये बड़ी खबर मिल रही है। बमबाज गुड्डू मुस्लिम रुका था अखलाक के घर। शूटर्स को डॉक्टर अखलाक ने पैसों की फंडिंग की। अतीक अहमद की काली दुनिया का राजदार है डॉक्टर अखलाक। अतीक के जेल जाने के बाद से अखलाक बाहर से उसका काम धाम देखा करता था। खबर यह भी मिल रही है कि डॉक्टर अखलाक की गिरफ्तारी एक अहम कड़ी है। अखलाक ही अतीक के पैसों का जायजा लेता था। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। बिना नाम लिए अखिलेश यादव के रायबरेली दौरे पर मायावती का बयान सामने आया है। कांशीराम की मूर्ति अनावरण करने पर सपा की ये पैंतरेबाजी है, ये कहना है मायावती का। अखिलेश यादव कल रायबरेली में कांशीराम की मूर्ति का अनावरण करेंगे। बीएसपी सुप्रीमो ने इसे नाटकबाजी, समाजवादी पार्टी की पैंतरेबाजी करार दिया है। मायावती ने यह भी कह दिया कि समाजवादी पार्टी हमेशा से ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और बसपा संस्थापक कांशीराम के प्रति विद्वेष पूर्ण भावना रखती है। मायावती ने आज एक बार फिर 1995 में हुए गेस्ट हाउस कांड को याद करते हुए समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। तो एक तरफ अखिलेश यादव स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ कांशीराम की मूर्ति अनावरण करने की तैयारी में है, तो दूसरी तरफ मायावती ने गेस्ट कांड 1995 गेस्ट हाउस कांड को याद करते हुए अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। देखिए, आज मंथन बड़े कार्यक्रम से निकल के आई। 10 बड़ी बातों पर ध्यान दें तो उन्होंने निकाय चुनाव में जिताऊ उम्मीदवारों को टिकट दी जाएगी, ये बात कही। चुनाव में सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग को उजागर करना है, ये भी एजेंडा है। महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था का मुद्दा और इसी मुद्दे के साथ जनता के बीच जाएंगे। शहरों की बदहाली का मुद्दा उठाएंगे, ये बसपा प्रमुख ने मंत्र दिया है। बसपा विरोधी प्रचार को रोकना होगा, ये भी इस बैठक से निकल करके सामने आया। ओबीसी वर्ग की अनदेखी का मुद्दा भी उठाया जाएगा। कांशीराम के नाम पर राजनीति का भी आरोप लगाया है। इसके साथ ही सपा की राजनीति को पैंतरेबाजी करार दिया है। झांसी से खबर है, फसल में आग लगने पर किसानों का गुस्सा फूटा है। फायर ब्रिगेड के नहीं पहुंचने पर किसानों ने रोड जाम कर दिया। गुस्साए किसानों ने ललितपुर में रोड जाम किया, नारेबाजी की। गुसौली गांव में फसल आग से जल करके खाक हुई और किसानों में आक्रोश है। तो देखिए, ललितपुर रोड को किसानों ने ब्लॉक कर दिया, जाम कर दिया। तो आग की वजह से फसल को नुकसान और किसानों में आक्रोश, गुस्सा, इसी का प्रदर्शन किया। किसानों का आरोप है कि फायर ब्रिगेड को कॉल करने के बाद भी गाड़ी नहीं पहुंची और उनकी फसल आग के हत्थे चढ़ गई, उनकी फसल जल करके खाक हो गई। लेकिन वक्त रहते फायर ब्रिगेड की तरफ से कोई सुगबुगाहट नहीं मिली। ऐसे में उनकी फसल जल करके खाक, किसानों में गुस्सा और इसीलिए उन्होंने ललितपुर रोड को जाम कर दिया। गुसौली गांव में ये आग की खबर है, जहां की तस्वीरें आप देख रहे हैं। आग से लाखों का नुकसान हुआ है किसानों का। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।